जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। देखिए, हम लोगों की पूरी सीरीज चल रही थी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल। आप लोग नहीं देख रहे हो तो देखते रहें। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर प्रॉपर 100 दिन की स्ट्रेटजी चल रही है। भाई, वहां पर पूरे सब्जेक्ट को घेर के रख दिया जाएगा। अगर मैंने मैथ की वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो 15 से 20 वीडियो पूरा मॉक टेस्ट से लेके क्या गलती करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। और सिलेक्शन किन किन वजहों से रुकता है, इसका भी पूरा सीरीज में शामिल है। इसीलिए वो 100 वीडियो बनाए गए हैं। तो एक साल की मेहनत है यार, तो वो भी आप लोग देखते रहे ना। आज के बाद अभी एक टेक्नीशियन का एग्जाम है तो अभी तो जरूरत है कि ये सीरीज जल्दी खत्म हो जाए या हमारे एग्जाम तक चल जाए। लेकिन अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आज के बाद कभी भी कोई एग्जाम की तैयारी करना आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया मैं अब क्या पढ़ लूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको खुद पता होगा कि यार मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पूरी टॉपर वाली स्ट्रेटजी मैं वहां पर बता रहा हूँ कि एक टॉपर क्या माइंड रखता है, क्या सोच के वो तैयारी करना शुरू करता है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का नहीं, पीवाईक्यू पढ़ने का तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन खोला, उसको पढ़ा, आ गया तो आगे बढ़ गए, नहीं आया तो उसका आंसर देखा फिर आगे बढ़ गए। यही पैटर्न सारे लोग करते हैं और किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं पता है कि वास्तव में इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। यही दो काम आप लोग करते होंगे। तो पूरा एक एक चीज आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी वाई क्यू क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि पी वाई क्यू क्या है तो आप क्या कहेंगे कि ये पुराने क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये अगर आप इस तरीके से लेंगे तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने माइंड में ऐसे बैठा लीजिए कि ये पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल क्या रहता है। अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे ना तो पढ़ने में मन और ज्यादा लगेगा। किसी से भी पूछो वो कहता है पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो फिर मन भी उसी तरीके से लगता है कि यार वही क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको हम कैसे अपने एक हथियार के तरीके यूज कर सकते हैं, अपने हथियार बना सकते हैं, उसको भी आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आपको यार यही चीजें हैं जो आपको बताती हैं और एग्जाम तक आपको लेके जाती हैं, एग्जाम तक। और यही सिलेक्शन करवाएंगे, यही आपका पूरा रोड मैप है। अब उसके बाद बात करते हैं कि पी वाई क्यू कब लगाना है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस खत्म होने के बाद लगाना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को आपको बिल्कुल शुरुआत से ही लगाना चाहिए, जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करें किसी एग्जाम की। और आप अगर आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए ही होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे। शायद है कोई नया बच्चा यहाँ पर हो, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि कोई नया होगा। इसका मतलब फिर तो आपकी तैयारी पूरी है। अब आपने ग्रुप डी के लिए बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू की, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम आया और आप सोच रहे हो कि यार अब एग्जाम बदल गया तो फिर से हम जीरो से तैयारी शुरू करते हैं एक तरफ से। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप साल में अगर 5 एग्जाम की तैयारी करोगे तो क्या जीरो से ही शुरू करते रहोगे, क्या हमेशा जीरो पे ही बने रहोगे? यार, जीरो से तो आपने ग्रुप डी में शुरू कर चुके हो, अब फिर जीरो पे पहुंचोगे क्या? अब आपको उसी लेवल के ऊपर से तैयारी शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपने सारा तो पढ़ लिया था। और अगर आपने सारा नहीं पढ़ा था, जीरो पे ही हो, तो इसका मतलब फिर आपने ग्रुप डी अच्छे से दिया ही नहीं है, बिना पढ़े दिया है। दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो यार, बार बार जीरो पे नहीं पहुंचना है। तो पी वाई क्यू आपको बिल्कुल एकदम शुरू से ही लगाना है। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम को डिकोड भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे डिकोड किया जाता है। वो भी आगे पॉइंट है, मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे डिकोड करना है। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। उसके बाद कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। अब ये सवाल तो बिल्कुल बेतुका है। ये कभी नहीं सोचा जाता है कि मुझे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। आप ये मान लीजिए कि जैसे आपका एग्जाम लगा हुआ है टेक्नीशियन। अब आपको ये नहीं देखना है भाई, अगर टेक्नीशियन आज से 5 साल पहले एग्जाम हुआ होता, बीच में कोई एग्जाम ना हुआ होता, तो क्या 5 साल पहले वाला सेट आज भी लगाते? गलती होती सबसे बड़ी। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि अभी जस्ट जो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ इसके जस्ट पहले कौन सा एग्जाम खत्म हुआ है और उसके क्वेश्चन क्या यहाँ पर अवेलेबल है।
वो क्वेश्चन खोजना चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए। अब बात आती है कि यार इसके पहले तो ग्रुप डी ही एग्जाम हुआ है और ग्रुप डी का तो कुछ भी मेरे पास डाटा नहीं है कि अभी तक तो नहीं है, जब तक आंसर की नहीं आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए पता है? जैसे मैथ है, साहिल सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन वो एक्सपेक्टेड ना होके वो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए तब तक। इसका बेनिफिट पता है क्या होगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उनका कंबाइंड होने में, उनको पूरा इकट्ठा करने में, मिलने में काफी समय लग जाएगा, तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। लेकिन जब आपको वो मिलेंगे हार्ड कॉपी में मान लीजिए या सॉल्यूशन बेस पे किसी भी तरीके से मिलेंगे, फिर आप उनको पढ़ना शुरू करोगे तो भागोगे, या तो फिर अपना सिलेबस पूरा करोगे या तो फिर भागोगे, यही चीजें होंगी। और हार्ड कॉपी पे लगाओगे भी अगर मान लो मिल गए आपको, तो बहुत समय लगेगा क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। लेकिन साहिल सर जो करा रहे हैं एक्सपेक्टेड, अगर वो आप डेली एक एक घंटे करते रहे, एक ही घंटा तो लगता है यार, एक घंटा भी करते रहे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका ग्रुप डी तैयार हो जाएगा और नए पैटर्न के हिसाब से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जो इस समय रेलवे पूछ रहा है, नया पैटर्न आपको तैयार हो जाएगा। और जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा, ये इनकी सीरीज भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ दिन का गैप होता है, 10-15 दिन लगेगा आपको मिलने में। आप क्या करें, ग्रुप डी तो आपने सॉल्व कर लिया, अब इसके पहले भी जो पेपर हुआ था, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलपी हो, चाहे जेई हो, चाहे जो एग्जाम हो, बस उसी को पकड़ लो और उसके पीवाईक्यू लगा लो। आपको ऐसे बैक में जाके तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक लगाते रहना है। सोचिए, आप पूरे पैटर्न को डिकोड कर लेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन लगा चुके होंगे। जो यूट्यूब पर टॉप 20 टॉप 30 ये प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, उससे लाख गुना बेस्ट ये होता है। भले ही यहाँ पर आपको सरल सरल क्वेश्चन मिले, कुछ शिफ्टों के बाद ये रिपीट होने लगते हैं, तो क्या हुआ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सेम क्वेश्चन को, वो आपके माइंड पे याद हो जाएगा। और ऐसे याद हो जाएगा कि आप परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज और परसेंटेज में याद आ जाएगा, सक्सेसिव होता है, चुनाव होता है, आय व्यय वाले होते हैं, मूल्य वृद्धि वाले होते हैं। इस तरीके से आप पूरे काउंट करके बता दोगे कितना टाइप बनता है, नया मूल्य पुराना मूल्य, ऐसे करके आप डिको इसको टाइप में भी बांट के चीजें बता दोगे, आय व्यय का भी बता दोगे, तो हर चीज आपको आ जाएगी। बिल्कुल रट जाएंगे क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। और आप सोचते क्या हो कि यार एक क्वेश्चन कर लिया मैंने और दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही लगा लूं, बस छोड़ दूं। भाई जब एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन लगाते हो, तो आपने क्या देखा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आपने लगाया, दूसरा क्वेश्चन करोगे तो सेम लगाओगे, सेम जैसा ऊपर छपा था वैसे ही छाप दोगे। लेकिन जो 10वें नंबर पे आप क्वेश्चन लगाओगे, क्या आप उसको सेम रखोगे? नहीं रखोगे। आप क्या करोगे, अगर ये आपका 4 लाइन में लगा है, तो जब 10वें में आओगे ना, तो ये एक ही लाइन में हो जाएगा, ऐसे करोगे, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, और हो गया। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, यही तो प्रैक्टिस से आती हैं, ये होता है बेस्ट तरीका। पर आप लोग गलती करते हो, ये नहीं करना है आपको। जो चीज मैं सिखा रहा हूँ बस उतना सीखते चलिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है। अब ये मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है कि एनालाइज कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन था, सक्सेसिव रेट वाला, आपको वो मिला। अब आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें, तो आपको 2 से 3 सेकंड में आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है, किस कॉन्सेप्ट से है। अगर ये इतनी चीज आप पकड़ पा रहे हो ना, फिर तो यार आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर यार मजा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने चैप्टर पकड़ लिया, चैप्टर के बाद कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, फिर आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और ये तभी आता है जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो पढ़ते ही देखते ही, और अगर ये चीज आपको आ गई ना, तो जब आप एग्जाम में जाओगे और वहां पे क्वेश्चन सामने आया, तो आप 2 सेकंड में ऐसे बता दोगे कि ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन करने लगोगे। और लास्ट में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे। ये तब आता है जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, और ये होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट अच्छे से देंगे। उसके बाद सॉल्व, मान लीजिए आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद सॉल्व किया। अब सॉल्व करने में क्या गलती होती है, कुछ लोग यार जैसे प्रॉफिट लॉस से डरते हैं। अब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा यार बहुत कठिन है, तुरंत ही पीछे पलटा और जो उत्तर माला दी थी पहले उत्तर उसी को खोला और उसका सॉल्यूशन देख लिया और आगे बढ़ गए। बस गलती हो गई। यार कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक अटेम्प्ट लेना है। हम कह रहे हैं कि कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो, कभी ना आया हो,
एक अटेम्प्ट कोशिश करनी चाहिए और फिर आपसे नहीं होता है तब आपको सॉल्यूशन पर जाना चाहिए। ऐसा मत करना कि देखते ही वहां से हट गए। साइंस के क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आया, आप ऑप्शन नहीं देखोगे, डायरेक्ट आंसर पर जाओगे और कहोगे इसका आंसर ये है और बस आगे बढ़ गए। भाई फिर उससे मिलते जुलते ऑप्शन कैसे पता चलेंगे आपको कि ऐसा भी दे सकता है। आपको आंसर याद हो गया, लेकिन जो मिलते जुलते ऑप्शन वहां पर दिए हुए थे, चार यहाँ पर, और जब आपको क्वेश्चन में वही मिलेगा एग्जाम में, तो आप छाट ही नहीं पाओगे कि इन चार का राइट आंसर क्यों कौन सा है। तो आदत खराब नहीं करनी है डायरेक्ट आंसर की। उसके बाद एनालाइज करना है, प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज करना है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, कौन से कॉन्सेप्ट से आया है। पूरा प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस करना है और एक अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। जब अपनी कॉपी पे नोट करोगे कि ये परसेंटेज से आया है, सक्सेसिव का आया है, ये तो आपने पूरी लिस्ट बना ली एक। भाई पूरी लिस्ट बनाते रहोगे आप, जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे लिस्ट बनाते रहे। अभी मैं बताऊंगा उस लिस्ट का यूज क्या होगा। कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया और फिर उसको रिवाइज कर लिया, जब भी आपको समय मिला पुराना रिवाइज भी करते रहे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब देखिए, जब पूरा सेट हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया, ये 100 क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि परसेंटेज से 10 थे, प्रॉफिट लॉस से 5 थे, एसआई से 2 थे। ये चीजें आपको पूरे सेट में पता चल जाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि गलत क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप देखें कि ये मुझसे क्यों गलत हुआ। आपको खुद से पूछना है यार कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्या कोई कैलकुलेशन से गलती हुई है, या मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ था इसलिए गलती हुई है, या किसी और कारण से जल्दीबाजी में गलती हुई है। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को पकड़ें और पूरा एक एक चीज देख लें कि क्यों गलती हुई है और उसको नोट कर लें। आपको इसी नोटबुक में नोट करना है। सारी चीजें आपको पता चलती जा रही हैं सीक्वेंस से। फिर उसके बाद आपको जो रिपीट कॉन्सेप्ट है वो कैसे पकड़ना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब आपने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, किस चैप्टर से कितने आए, कौन से कॉन्सेप्ट से आए, अब यहाँ पर आपने एक सारणी बना ली है। पहले आपने सिर्फ एक दिया, हो सकता है कि आपको ज्यादा समय लग जाए, लोग उतनी देर में 3-4 दे लेंगे, आप एक या दो मॉक टेस्ट या दो पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं जिस चैप्टर से, वो आपके सामने होगा, आपको पता चलेगा, आपको प्रियोरिटी पता चलेगी चैप्टर की। आप चाहे मैथ सॉल्व कर रहे हो, चाहे रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, चाहे साइंस सॉल्व कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि परसेंटेज हमारे लिए कितना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस कितना जरूरी है, SICI कितना जरूरी है, बाकी के चैप्टर कितना जरूरी है, कौन सा हमें पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, किन किन कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, किन किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कम बनते हैं। और जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपने पूरी रिपोर्ट ही निकाल ली। वही मैं कह रहा हूँ कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है, ये इन्हीं से पकड़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन उसी चैप्टरों से सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे तैयारी कर पाओगे, जो भी आगे आपका एग्जाम लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से पूरा नोट करके अपनी नोटबुक में देख के चेक करते रहें किस चैप्टर से कितना क्या बना है और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उसके बाद PYQ को पावरफुल हथियार बना लो। अच्छा, ये कैसे बना लोगे। देखिए, सबसे पहली चीज, जब प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। लेवल के साथ साथ आपको चैप्टर पता चल जाएंगे किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको टॉपिक पता चल जाएंगे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मेरी गलतियां कहाँ होती हैं, और आपको अपनी ताकत पता चल जाएगी कि मेरी ताकत क्या है, मैं एग्जाम के लिए कितना तैयार हूँ। क्योंकि एग्जाम जो पेपर है वो सेम वैसे ही बनने वाला है, जैसे पिछली बार बना हुआ था तो वैसे ही बनेगा, लगभग वैसे ही रहता है लेवल। तो इस चीज की आपको अंदाजा लग जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब देखिए, बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं, जैसे मैथ है, मैंने एग्जांपल ले लिया मैथ का। अब वो लोग क्या किए, यूट्यूब पर वीडियो सर्च कराए कि रेलवे RRB टेक्नीशियन के इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर सिलेबस। मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति या मैं ही आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सारणी, मैं बता दूंगा आपको 30 चैप्टर या तो 35 चैप्टर या तो 40 चैप्टर। आपने कहा अच्छा ठीक है 40 चैप्टर। उसके बाद फिर आपके सामने स्क्रीन पर एक और कोई शॉर्ट्स आएगा, मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति आएगा या कोई दूसरा आएगा,
उसने बताए 20 चैप्टर। अब आप क्या कहोगे? वाह यार! बहुत बढ़िया टीचर हैं ये तो। ये एक बढ़िया टीचर है, इन्होंने क्या किया 20 ही चैप्टर बता दिए हैं। मज़ा आ जाएगा, मैं इन्हीं की स्ट्रेटजी फ़ॉलो कर लेता हूँ। वो कोई पागल था जिसने 40 चैप्टर मुझे बता दिया था, 35 चैप्टर बता दिया था। हटो इनको छोड़ो, इनको पकड़ता हूँ। क्योंकि अच्छा लगा ना आपको इन्होंने कम बताया तो। अब आप ये 20 चैप्टर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, पहले ही दिन आपका पेपर पड़ गया। मान लीजिए पहले दिन पड़ गया। आप गए पेपर देने, वहाँ पर मिल गए 3-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा किसी और चैप्टरों के। क्योंकि भाई मैंने तो ज़्यादा बताए थे, आपने कम पढ़े थे। तो भाई ज़्यादा बताए गए थे, क्योंकि आप अगर सारा कुछ सिलेबस खत्म करके जाओगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। जिसने ये सारे सिलेबस पढ़ लिया वो तो भाई पूरे करके आएगा, आपने ये 3-4 कम कर दिए। अब रोते पीटते वहां से बाहर आ रहे हो और कह रहे हो कि आउट ऑफ आ रहा है, आउट ऑफ आ रहा है, पेपर बाहर से रखा जा रहा है, इन इन चैप्टरों से रखा जा रहा है। चलो आपका तो काम हो गया, आप जितना परेशान होने थे हो गए। उसके बाद जो स्टूडेंट बाहर बैठे हैं जिनका बाद में हुआ है, अब वो खोजेंगे कि अब वो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इनका वीडियो देख रखा था। अब वो कहेंगे यार इतने इतने टॉपिक से आ रहा है और ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब वो उन 3-4 चैप्टरों के लिए फिर से मेहनत शुरू कर देंगे, फिर से। तो सोचिए जो उनका रिवीजन चल रहा था, जो उनकी स्ट्रेटजी फॉलो हो रही थी, जो उनका सीक्वेंस चल रहा था लास्ट में, उसको छोड़ के अब उन्हें वो 3-4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और डेली का डेली आपको एग्जाम का रिव्यू देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो एग्जाम में टॉपर होते हैं वो क्या रिव्यू देखते हैं ऐसे? और चलो रिव्यू आधे घंटे का पौन घंटे का देख लिया, क्या रिव्यू के बाद उन्हें स्ट्रेटजी में बदलने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने तो सब पढ़ रखा है भाई। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क उनको पड़ता है जिनको ये शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत बुरा लगता है। तो ये नहीं करना है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी करके जाओ तो पूरे के पूरे 100 प्रश्नों की जाओ। अगर आप 90 प्रश्नों पे जा रहे हो तो वो 90 भी आपको धोखा देंगे और 70 पे रह जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पूरा सिलेबस करके जाना है, फिर वो सिलेबस चाहे जितना हो। ऐसा थोड़ी है कि बस यही टेक्नीशियन ही आपका आखिरी एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम देना ही नहीं है। भाई टेक्नीशियन में आपका हो गया, कल को आप एनटीपीसी दोगे तो क्या फिर से जीरो से पूरी चीजें पढ़ने लगोगे? भाई आपने तो तैयारी पूरी कर रखी थी, सीधे एनटीपीसी एग्जाम दोगे फिर निकाल दोगे। जो 20-20 एग्जाम 15-15 एग्जाम निकालते हैं, वो अगर जीरो से तैयारी किए होते तो बुढ़े हो गए होते। उन्होंने एक बार तैयारी की थी, अब कोई भी एग्जाम उनको मिल जाए वो निकाल लेते हैं। तो यार तैयारी ऐसी करनी है। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, क्योंकि बेहतर चीजें यहाँ बताई जाएंगी। मेरा खुद का अनुभव होता है, जो मैंने फेस किया होता है, जो मैंने गलतियां की होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।